बैठा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा हम हाइड्रोकार्बन का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट विद द सेम पेस। हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 3। ओके, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो हम जहां थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। कंबशन रिएक्शन। हाँ भाई, ये हम कर रहे थे कंबशन रिएक्शन, याद होगा सबको? यस यस सर। ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के साथ किसी चीज को जलाना, दैट इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन का मतलब ही याद रख लेना, एक ही होता है, ऑक्सीजन के साथ किसी को जलाना। हमने एग्जांपल भी पूछे थे, याद है ना सबको? जैसे सन जो है, आप लोगों ने बताया था कि सन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में, मतलब ऑक्सीजन के बिना बर्न होता है, तो वो बर्निंग विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। उसके अलावा जो बर्निंग होती है वो कंबशन में नहीं आती। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंबशन ऑलवेज। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है। तो कंबशन देखो, एल्केन को हीट करने पर CH4O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो ये एल्केन को हीट करने के ऊपर बनता है। अब मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, और वो आपको ध्यान से करनी है कि एक मिनट रुकिए, शायद वो ठीक है। तो वहां यहाँ कंबशन के अंदर एक क्वेश्चन था भाई, चलो बाद में ऐड कर देंगे उसे। ठीक है, रुकिए। कंबशन के अंदर एक वो फॉर्मूला आता है, जिस फॉर्मूले को मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए एट एवरी कॉस्ट। उस फॉर्मूले के बेस पर बहुत कुछ शेयर होता है। तो चलिए उसी फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कार्बन हमारे पास X हैं और हाइड्रोजन हमारे पास Y हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने होंगे? अब ये चीज ध्यान रखना। अब आपको लगेगा कि ठीक है, ये यहाँ पर जैसा एक इक्वेशन में दिखा रखा है उस हिसाब से तो डबल होने चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे नहीं होते। तो ऑक्सीजन कितने होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं X प्लस वाई बाई 4। ये होता है ऑक्सीजन का नंबर, X प्लस वाई बाई 4। X लिखा नहीं जा रहा क्या? X प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4, इतने ऑक्सीजन होते हैं। और ये सभी याद रख लेना, सभी एल्केन एल्कीन एल्काइन सब पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है कंबशन में। यस बेटा, क्लियर है? ये बात समझ में आई सबको? यस सर। और कार्बन डाइऑक्साइड X और वाटर बनते हैं X बाय 2, ओ सॉरी Y बाय 2। ठीक है, तो यानी इससे बनेगा क्या? जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे X, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा कंबशन में, ये याद रख लेना। प्लस वाटर बनेगा, वाटर बनेंगे Y डिवाइडेड बाय 2, दैट इज वाटर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको एवर फॉर एवर याद रखना है, ये सभी एल्केन्स के लिए। एनी एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों आते हैं। एल्केन एल्कीन ये सबके लिए है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन दैट इज, और एल्काइन। ठीक है भाई, जब भी आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन अगर वो ऑक्सीजन के साथ में बर्न आउट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बनेगा, लेकिन कौन सा कितने अमाउंट में बनेगा इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। किस चीज में क्वेश्चन आता है? आपके मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन दी है जिसके अंदर आपको ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की निकालनी है, जेड तो नहीं है इसमें। यस, क्लियर है सबको? यस सर। तो आपको ये वाली ये घटिया लेवल की वाली इक्वेशन याद नहीं करनी है, ये नीचे वाली उससे भी घटिया है और ये इससे नीचे वाली उससे भी घटिया है। ठीक है, खैर वो घटिया नहीं है, वो सही है। ठीक है, तो आगे देखिए भाई, यानी ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है, इसको नोट कर लो, इसको याद कर लो। एक्स वाई हैलोजन सॉरी एल्केन होगा, एल्केन सॉरी एल्केन एल्कीन एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड, लेकिन सिर्फ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन ओनली होंगे, उसके अलावा बाकी कुछ भी हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए। उसको ऑक्सीजन के साथ में बर्न करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल निकलेंगे? एक्स मोल। जितना कार्बन है उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितने लगेंगे? कार्बन से Y/4 के हिसाब से, हाइड्रोजन का Y/4 कार्बन जुड़ जाएगा, और वाटर कितने बनेंगे? Y/2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। हाँ बेटा, क्लियर है ये सबको ना? यस सर। ठीक है, दैट इज द रिएक्शन। और इसके नीचे वाली रिएक्शन हमने कर ली थी, आपको याद होगा सबको कि CH4 ऑक्सीजन के साथ इनकम्प्लीट कंबशन करता है तो कार्बन ब्लैक बनाता है। इसी कार्बन ब्लैक से क्या बनती है? हमारी आंखों वाला काजल बनता है ना? क्लियर है भाई?
तो ये वाली रिएक्शन आंखों का काजल बनाने के लिए यूज होता है कार्बन ब्लैक की तरह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अब आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। हमने जो पहले किया था वो क्या था, वो प्रीवियस स्लाइड थी, डेफिनेट सी बात है, प्रीवियस स्लाइड जिसके अंदर आपने मतलब कंबशन किया था, लेकिन वो सबके लिए नहीं था, तो इसलिए मैंने उस स्लाइड को दोबारा से डाला कि वो सबके लिए होना चाहिए, आपको सबके लिए कंबशन याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल इन द सेंस किस तरह से कंट्रोल करें, मुझे ऑक्सीडेशन को आग नहीं लगानी है, आई एम नॉट कंबस्टिंग एनीथिंग, कंबस्टिंग नहीं कर रहा हूं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं उसमें आग नहीं लगा रहा, दैट इज नॉट कंबशन। कंबशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। यस, ये बात सबको क्लियर है ना? Yes, sir. रिएक्शन में मतलब सिर्फ ऑक्सीजन। तो मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन देके इसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ना चाहता हूँ कार्बन के साथ, लेकिन अपने तरीके से कंट्रोल। तो देखो जोड़ूंगा तो क्या बन सकता है, जोड़ने पर इसके अंदर क्या कुछ बन सकता है, अभी जरा सोचो। अब देखो जोड़ने पर इसके अंदर एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, एसिड बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है। यस, ये सब बन सकते हैं। Yes, sir. है ना? तो इस सर तरह आपने से लिखा है ये? सारे के सारे बन सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वन बाय वन हम इन सबका स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं कॉपर के साथ 523 डिग्री सॉरी केल्विन पर 523 केल्विन पर 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करवाता हूं, तो हमारे पास बनता है अल्कोहल। अल्कोहल का एक कॉमन नेम होता है कार्बिनोल। ठीक है, याद रहेगा? Yes, sir. ये कॉमन नेम होता है। आपने अगर इसकी नेमिंग की थी, तो अगर मैं CH2OH लगा देता हूं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के, ये वाला एक हाइड्रोजन हटा के, और मैं CH3 जोड़ दूं, तो इसको बोलेंगे मिथाइल, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल। यस बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. कार्बिनोल का मतलब समझ में आ गया होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिन। मिथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिनोल। मिथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिनोल। और वो कब बनता है, कैसे बनता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कब और कैसे बनता है ना? सीधी सी बात है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, कॉपर 523 केल्विन टेम्परेचर। 523 को आप 273 इसमें से माइनस करोगे, लगभग 300 माइनस हो जाएगा, तो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपको मिलता है कार्बिनोल, दैट इज कॉमन नेम मैथेनोल। अल्कोहल मिलता है, यानी अल्कोहल बनता है। याद क्या करना है, अल्कोहल बनता है, ये याद करना है। ठीक है, एक कार्बन की चेन है। अब नीचे देखिए, मीथेन को ही अगर ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, Al2O3 सुना होगा ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये मोलिब्डेनम भी यहाँ पर वैसा ही है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेम एज इट इज मोलिब्डेनम ऑक्साइड है भैया। ठीक है, तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ में हीट करने पर हमें मिलता है मेथेनॉल, यानी एल्डिहाइड बन गया। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? दिस वन इज एल्डिहाइड। पहले अल्कोहल बनाया, अल्कोहल बनता है किसकी प्रेजेंस के अंदर, अल्कोहल बनता है कॉपर के साथ में। ठीक है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड डालेंगे तो क्या बनेगा, मेथेनॉल बनेगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर और ये चीजें याद नहीं भी रहेंगी, लेकिन कॉपर याद रहना बहुत जरूरी है, पहला टर्म है, कॉपर याद रखना चाहिए। तीसरा देखिए, 2 कार्बन की चेन यहाँ ली इसने, यानी इथेन लिया, है ना, इथेन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ क्या डाल रखा है, मैग्नीज Mn और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो जरा ये क्या है, CH3 ट्वाइस है, CH3COO, और ऐसा ही एक और है, और दोनों मैग्नीज से जुड़े हुए हैं, तो ये मैग्नीज से इधर जुड़ गया, और ये OO, और यहाँ पर CH3 COO, C भी लगेगा, है ना, यहाँ पर एक C और लगेगा। ठीक है, क्लियर है भाई? Yes, sir. तो ऐसे ये मैग्नीज से जुड़े हुए हैं, और ये जो मैग्नीज से चीज जुड़ी हुई है, ठीक है, यही वो चीज है जो हमारा कैटलिस्ट का काम कर रही है। ठीक है, ये सारे कैटलिस्ट हैं, याद रख लेना। कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन रिएक्शन को दुरुस्त कर देते हैं, उसको अच्छे तरीके से करवाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमने मैग्नीज या रिएजेंट कह लो इनको, रिएजेंट का टाइप का काम करते हैं, बट रिएजेंट तो रिएक्टेंट होता है जो पार्टिसिपेट करता है ना, तो ये रिएक्टेंट नहीं है, ये कैटलिस्ट है। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? Yes, sir. दीज आर नॉट रिएक्टेंट्स, दीज आर कैटलिस्ट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट रिएक्शन को करवाने में हेल्प करेंगे। तो इससे क्या होता है, एक कार्बन बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ऐसा कैसा रहेगा, यानी कि यहाँ से हमने, बेटा माइक अपना ऑफ रखिए, बैकग्राउंड साउंड आता है।
ठीक है, हमारे फैमिली मेंबर्स वगैरह बोलते हैं तो बैकग्राउंड साउंड आता है। वी आर द टीचर्स, तो हमें स्पेशली अलग रूम में आपके लिए सेटअप करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमारा बैकग्राउंड साउंड ना आए। तो आप लोग फैमिली में बैठे होते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, है ना। तो देखिए एथेनोइक एसिड बन गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो एथेनोइक एसिड बनेगा। ये बहुत अच्छी और आसान चीज है, याद रखना। ऊपर वाले में मोलिब्डेनम ऑक्साइड होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, सबसे ऊपर कॉपर होगा तो एल्कोहल। कॉपर दारू बनाता है ये याद रख लेना, ठीक है। तो कॉपर से दारू बन गई है। आगे देखते हैं अब जरा नेक्स्ट, अगर टर्शरी एल्केन है, 3 डिग्री कार्बन है इसमें, देखो जो कार्बन है उसके तीनों तरफ CH3 लगा हुआ है, फोर्थ साइड में नहीं है लेकिन 3 साइड में CH3 KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हो तो वो अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, इट विल फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ भाई क्लियर है। किसके साथ? KMnO4 के साथ। ये बहुत भयंकर वाला है, अभी आधा अधूरा है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है 3 डिग्री वाले कार्बन को और वो अल्कोहल बनाता है। एल्केन हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन एटम आर ऑक्सीडाइज्ड टू KMnO बाय KMnO4, जिसके बाद टर्शरी हाइड्रोजन होता है। ये टर्शरी हाइड्रोजन का मतलब जानते हो, जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, तो इस 3 डिग्री कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा ये भी 3 डिग्री होगा, मतलब इसको हम टर्शरी हाइड्रोजन बोल सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? यहां ये कार्बन है 3 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री कार्बन। हाँ भाई क्लियर है सबको? यस सर। 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो भी 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ये 3 डिग्री क्यों है कार्बन, कोई मेरे को बता सकता है? एनीवन स्टूडेंट इन आवर क्लास कैन टेल मी व्हाई इट इज 3 डिग्री कार्बन? क्योंकि सर इसके चारों मतलब तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, बीच में सेंटर में जो कार्बन होता है। जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं उस कार्बन के 3 साइड में कार्बन की चेन है, चाहे वो 1 कार्बन की चेन हो, चाहे 2 की हो, चाहे 4 की हो, लेकिन वो 3 साइड में कार्बन की चेन है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन है तो उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा उसको भी 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। और अगर ऐसा कोई होता है तो KMnO4 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको याद रखना। तो चारों चीजें याद रहेंगी, कॉपर के साथ अल्कोहल बनता है, मोलिब्डेनम के साथ में एल्डिहाइड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और KMnO4 जो वो अल्कोहल बना रहा है फिलहाल के लिए। KMnO4 और भी बहुत कुछ बनाता है, आगे भी बनाएगा, तो इसको सिर्फ इतना हल्के में मत लेना। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जरा। नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 K2CO7 एंड विद एसिड और बेस। देखो भाई ये दोनों भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कितने स्ट्रॉन्ग? या बहुत जगह पर पढ़ोगे, 12th क्लास में इसकी लाइन लगा के पढ़ोगे, लाइन लगा के, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो 12th में अगर लाइन लगा के पढ़ने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत पॉपुलर है, बहुत जगह पर हम इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत जगह पर पढ़ने वाले हैं तो यहाँ भी अच्छे से करना पड़ेगा। तो देखो भाई एक तो वही सेम रिएक्शन दिखा दी, 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। आइसोमेराइजेशन, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। KMnO4 क्या होता है पता है? ये लाल दवाई के नाम से जाना जाता है। एवोल्यूशन अबाउट द लाल दवाई, किस किस बच्चों को पता है लाल दवाई क्या होती है? किसी को नहीं पता होगा शायद, नहीं पता, ठीक है। तो सुनिए लाल दवाई क्या चीज होती है। पहले जब हम छोटे होते थे, ठीक है, आपके टाइम में तो आजकल डेटोल वेटोल पता नहीं क्या क्या आ गया, पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। तो सबसे सस्ता जुगाड़ होता था KMnO4। KMnO4 को पानी में डाल दो, ठीक है, तो पानी में डालने पर ये रेड से कलर का हो जाता है, बिल्कुल रेड नहीं होता, वायलेट से कलर का होता है, ठीक है। तो उस वो कुछ कुछ रेड भी हो जाता है। तो जब उसको कोई जख्म हो, उस जख्म के ऊपर इसको लगा लेते थे KMnO4 को। ये क्या करता था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारी सेल्स के चारों तरफ अगर कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस आ गया, उन सेल्स को ऑक्सीडाइज कर देता था, मतलब उनके साथ ऑक्सीजन को जोड़ देता था। तो क्या हमारी सेल के साथ नहीं जोड़ता था? हमारी सेल के साथ भी जोड़ता था। हमारी सेल की ऊपर वाली लेयर को डेड कर देता था ये। तो अगर बैक्टीरिया भी ऊपर बैठा तो उसको भी डेड कर देगा, तो बैक्टीरिया अंदर नहीं घुस पाएगा। ये काम करती थी ये दवाई। जैसे आजकल डेटोल करता है, सेवलोन करता है। डेटोल जलता था पहले, है ना, आजकल वो सेवलोन की फॉर्म में आ गया जो जलता नहीं है। लाल दवाई तो बहुत जलती थी क्योंकि सेल को मार देती, हमारी सेल भी डेड होती थी और वो भी। ये काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बैक्टीरिया को भी ऑक्सीडाइज कर देगा जिससे वो मर जाएगा, ठीक है। तो लाल दवाई के नाम से फेमस है। अब इसके दूसरे भाई साहब की बात करते हैं, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट जो वो लाल दवाई की तरह फॉर्म में काम आता था, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है? क्रोमियम है जिसमें, डाइक्रोमेट 2 क्रोमियम, वो क्या करता है पता है? उसको अगर आपने ना, इसको तो लाल दवाई की तरह हम जख्म पे डालते हैं, जहां स्किन कट गई है उसके अंदर डालते हैं, लेकिन इसको अगर आपने बेयर हाथों से, उंगली से अगर आपने टच भी कर लिया ना इसको,
उंगली से जस्ट टच कर लिया, येलो कलर का होता है ये K2Cr2O7, तो ये आपकी उंगली में पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर घुस जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और 2-4 सालों में ये जो क्रोमियम है ना, ये 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, निकाल के देख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की होती है 7 दूना 14, ठीक है, और क्रोमियम की 2 पॉजिटिव पूरे मॉलिक्यूल पर, तो 12 रहेगी, क्रोमियम 6 पॉजिटिव। क्रोमियम 6 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में अगर हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर गया तो क्या करता है पता है? कैंसर। ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है। उसको तो जख्म पे लगाते हैं, ये भी वही काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जख्म पे लगाओगे तो, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर घुस जाएगा, वो घुस जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं देता। मैग्नीज कोई दिक्कत नहीं देता, लेकिन क्रोमियम जो है वो घुस गया 6 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में, वो कैंसर कर देगा, आज नहीं तो 5-4 साल बाद कर देगा। इसीलिए लैब में किसी चीज को टच करने से पहले भी 100 बार सोच लेना। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। हाँ, तो क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टीचर्स को नहीं पता होता कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कार्सिनोजेनिक होता है। हाथों से ही उठा रहे होते हैं, ऐसे ही कागज वागज से। ग्लव्स यूज कीजिए, वरना स्पैचुला, चम्मच होती है ना जो, उसको स्पैचुला बोलते हैं लैब में, वो चम्मच यूज करती है, सीधी सी बात है। क्लियर है ना बेटा? तो ऐसा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये दोनों एक जैसे ही हैं। अब हम कई बार कहते हैं सर हम NaCl खा रहे हैं, हम KCl क्यों नहीं खा सकते? पोटेशियम भी तो 1 पॉजिटिव है, सोडियम भी 1 पॉजिटिव। भाई पोटेशियम के अपने गुण हैं, सोडियम के अपने गुण हैं, आप उन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? इसी तरह से क्रोमियम, भले ही दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन क्रोमियम अपने आप में कुछ अलग काम करता है, इस वजह से यहाँ पर खतरनाक काम हो जाता है। तो चलिए भाई, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ये पीछे वाला हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइसोमेराइजेशन। अब आइसोमर क्या होता है पता है किसी को? सर जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग होते हैं। यस, जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग होते हैं, दीज आर आइसोमर। तो यहाँ देखिए भाई, आइसोमर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। अगर इन दोनों का मिक्सचर यूज होता है AlCl3। AlCl3 को वैसे हम और भी यूज करेंगे बहुत जगह पर, ठीक है, ये एक अच्छा रिएजेंट है, केमिकल भी अच्छा है, यहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन थी, N ब्यूटेन। N ब्यूटेन का मतलब सिंपल ब्यूटेन है, सीधी स्ट्रेट लाइन में ब्यूटेन है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर नॉर्मल ब्यूटेन, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ठीक है। ये याद रखना, ये चीजें बहुत से बच्चों को भी नहीं पता होती है, टीचर्स को जनरली पता होती है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होती। N स्टैंड फॉर नॉर्मल, तो नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन क्या करती है भाई, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन को नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। जब ये स्ट्रेट चेन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो होता कुछ नहीं कहानी, तोड़ फोड़ करके और ये आइसोब्यूटेन बना देता है। आइसो मतलब ये देखिए, जिस कार्बन से चारों तरफ से सेम चेनें जुड़ी हुई हैं बीच वाले कार्बन से, दैट इज आइसोब्यूटेन। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये कुछ वैसा काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा भाई। तो यहां तक ये आपको सबको समझ में आ गया ना, ऑक्सीडेशन। यस सर। नेक्स्ट देखो एरोमेटाइजेशन। अब भाई यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीडेशन को खत्म कर दिया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन यहाँ खत्म नहीं होता है, इसके अंदर मैं कल फिर से इस ऑक्सीडेशन के मैटर को लूंगा और कुछ और चीजें आपको ऑक्सीडेशन के ऊपर करवाऊंगा। ऑक्सीडेशन के MnO4 सिर्फ इतना नहीं कि इतना करके छोड़ दिया कि MnO4 K2Cr2O7, मैंने दोनों के बहुत अच्छे यूज बताए, दोनों को बहुत ज्यादा बड़ाई कर दी, लेकिन यहाँ देख रहे हो तो यहाँ तो कुछ आनी जानी है नहीं। हमने तो बहुत देखा, ठीक है, ये टर्शरी वाले को एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, सिर्फ इतना। ये अल्कोहल भी बनाता है, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड भी बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो ये इसी एल्केन को तोड़ देगा, टर्शरी वाली को। पहले अल्कोहल बनाया, फिर उसके कार्बन की चेन तोड़ दी, फिर उसको एल्डिहाइड बनाएगा, फिर और फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो फिर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। समझ में आ गया? इसकी डिटेल करेंगे। कीटोन बनाएगा क्या बेटा? कीटोन बनाएगा। हाँ, कीटोन भी बनाएगा। देखो एल्डिहाइड बनेगा तो कीटोन भी बन सकता है, अगर बीच वाला कार्बन है तो कीटोन बन गया, अगर कॉर्नर वाला कार्बन है तो एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से तो बहुत सारी चीजें करता है, तो हम उन सब चीजों को करने वाले हैं कल, आज नहीं, क्योंकि आज थोड़ा ट्रेलर देखिए, कल ऑक्सीडेशन को डिटेल करवाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एरोमेटाइजेशन, जैसा कि आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं भाई, मैंने बता रखा है एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। यस, हक्कल रूल सुना हुआ है? यस सर, 4n+2 GOC में बताया था, सबको बताया था, याद होगा GOC में, है ना। यस प्लेनर होना चाहिए, पहली बार मॉलिक्यूल प्लेनर हो, 4n+2 पाई इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता हो, ठीक है। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब एक छोड़ के एक। ये सारे रूल जो फॉलो करता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा
एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ 4n+2 इक्वल होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर, ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए भाई, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक, प्लस अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होने चाहिए, अल्टरनेट के अंदर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होने चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, याद रख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भाई ये 3 रूल फॉलो करें और n की वैल्यू फिर क्या आनी चाहिए, n+4n+2 इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जहां पर n जो है वो इक्वल होना चाहिए 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है भाई। मतलब एक होल नंबर आना चाहिए, n की वैल्यू 0.5 आ गई गलत है, 0.2 आ गई, √2 आ गई, कुछ भी ऐसा आ गया तो गलत है। हाँ बेटा क्लियर है सबको, है ना, ये होते हैं। तो भाई वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो इन रूल को फॉलो करते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, सीधी बात ये। बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका रट्टा मार लो, हमें पता भी है कि बेंजीन एरोमेटिक है, प्लेनर होता है, ठीक है। प्लेनर आपको कभी नहीं पता लगेगा, भूल के भी रट्टा ही मारना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि प्लेनर है तो हम मान लेंगे कि ये प्लेनर है। तो यहाँ देखो भाई ये क्या करता है, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है ये, CH2 4 बार लगा हुआ है, ध्यान से देख लेना, दिख रहा है सबको? हाँ बेटा ठीक है। अब देखो आगे क्या है, CH3 क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जब ये सारी तीनों चीजें देते हैं, और तीनों याद होने चाहिए, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो वो बेंजीन प्लस 4 हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, बेंजीन में डबल बॉन्ड बनता है, तो भाई 3 डबल बॉन्ड बनेंगे और 4 कार्बन से, मतलब 4 दूना 8 हाइड्रोजन के एटम रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर एन हेप्टेन हो, हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, हेक्सेन में 6 थे, तो कार्बन यहाँ बेंजीन में 6 ही कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 7 हो तो 7 हो, सेम रिएक्टेंट लगा रखे हमने, सेम कैटलिस्ट है, तो 7वां कार्बन यहाँ आ जाएगा, इसको बोलते हैं टोलुइन, टाउलिन बोलते हैं जनरली, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे, दिस इज टोलुइन नॉट टाउलिन, मैं इसको टोलुइन पढ़ता हूँ, इससे स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होती लिखने में, ठीक है, टोलुइन, है ना, लाइक दैट। तो भाई ये सेम ही चीज बन रही है, कुछ नहीं है, बस 7 कार्बन की चेन, तो बेंजीन के एक ऊपर CH3 लगा दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब पायरोलाइसिस। व्हाट इज पायरोलाइसिस? जैसा नाम से सजेस्टेड है, लाइसिस का मतलब हमेशा तोड़ना होता है, ठीक है, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो देखो, व्हेन एल्केन्स आर हीटेड ओवर 500 to 700 डिग्री सेल्सियस, देन द डिकम्पोजिशन ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन, सीधी सी बात है, लंबी चेन है एल्केन की, हम एल्केन की ही बात कर रहे हैं, अभी तक हमने एल्केन से ही कुछ ना कुछ बनाया, एल्केन से क्या बनाया हमने, अल्कोहल बनाया, ऑक्सीडेशन कर दी, एल्कोन से एल्डिहाइड बनाया, एल्केन से ही हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, है ना। तो एल्केन से ही अब आगे पायरोलाइसिस कर रहे हैं, तो एल्केन से पायरोलाइसिस कैसे होता है, ठीक है। तो एल्केन से पायरोलाइसिस के अंदर अब देखिए जरा, पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन, तो भाई सबसे 500 से 700 डिग्री, मतलब सीधा एल्केन को गर्म कर दो, बहुत ज्यादा गर्म कर दो, तो ये टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। तो देखो इन्होंने टुकड़ों में तोड़ रखा है, ठीक है, तो टुकड़ों में तोड़ रखा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी बना रखा है, यहाँ 2 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड बना रखा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है, यहाँ अकेला हाइड्रो वो कार्बन भी है, ठीक है, अकेला हाइड्रोजन, जितने टुकड़े कर सकते हो, जितने पॉसिबल चीजें कर सकते हो, सब कर दो, सब कुछ। तो एल्कीन पक्का बनेगा, देखो इन्होंने जो लिख रखा है ये एक अच्छी चीज है, एल्कीन बनाओ प्लस लोअर एल्केन्स बना दो, और क्योंकि एल्कीन बना है तो एल्कीन बनेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन पक्का बाहर निकलेगा, तो हाइड्रोजन तो निकलेगा, ठीक है बेटा। तो एल्काइन ही बन सकता है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा ना, एल्काइन नहीं बनने वाला, जो दिया है वही बनेगा, उसका कोई ये नहीं है, मतलब अल्टरनेट नहीं है कि ये क्यों नहीं बनता, हाई टेम्परेचर है तो ब्लास्टिंग रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें टूटती हैं, सिंपल और साफ चीज इसी तरह से ही बनता है, ठीक है भाई, क्लियर है सबको, ठीक है। रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम क्या होता है, पानी, वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये क्या होती है, 2 तरह की गैस होती है भाई, एक सिन गैस होती है, एक प्रोड्यूसर गैस होती है, ठीक है, एक सिंथेसिस गैस होती है, सिन गैस, ये सिंथेसिस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज सिंथेसिस गैस, इसको सिन गैस भी बोलते हैं, ठीक है, इनके मिक्सचर को हम सिन गैस बोलते हैं। अब ये याद रख लेना, लिख लेना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है,
SYN गैस। एक होती प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस में ना नाइट्रोजन आती है, हाइड्रोजन नहीं होती, बाकी ये दोनों सेम है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस की रिएक्शन आएगी तब मैं आपको प्रोड्यूसर गैस भी बता दूंगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, निकल के साथ पानी, पानी के साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि पानी सीधा पानी से रिएक्शन हो रही है, निकल भी है साथ में, तो पानी के साथ में निकल प्लस वाटर, और टेम्परेचर देखा 1273, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1273 का मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस। हाँ भाई ठीक है बेटा। 273 क्या होता है, 0 Yes, डिग्री, 1000 जोड़ रहेगा सीधा सीधा 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर निकल की प्रेजेंस में ये कार्बन मोनोऑक्साइड में मीथेन कन्वर्ट हो जाती है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस मेथड, इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी के लिए भी यूज करते हैं। मैंने बोला ये सिन गैस है तो ऑब्वियस सी बात है सिंथेसिस के लिए इनको यूज किया जाता है। और ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, जो सबसे चीपेस्ट वे होता है ना, हम हाइड्रोजन बहुत तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान वे है, सबसे चीपेस्ट सस्ता वे है, वो यही है। इसी से हाइड्रोजन गैस से बनता है सब कुछ। यस क्लियर है बेटा? यस सर। है ना, तो वो ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। भाई सीधी सी बात है, ये रिएक्शंस ऑफ एल्केन चल रही है, ध्यान से इनको कर लेना, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, अब एल्कीन आ गया, तो एल्केन से पहले एल्कीन के बीच में अब मैं आपको ना भाई ऑक्सीडेशन करवाना चाहूंगा। तो एक खाली पेज ले रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन की सारी प्रोसेसेस करवाने वाला हूँ। क्लियर है? अभी करें या कल करें, मुझे ये बता दो। ऑक्सीडेशन सर करा दो, दिमाग में रहेगा तो समझ आ जाएगा। अभी करवाएं ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैं एल्केन के बीच में ना, मैं सोच रहा था कल कराऊं, लेकिन एल्केन के बीच में मैं वो नहीं करना चाहता भाई, मतलब गैप नहीं डालना चाहता, तो इसलिए आप लोगों को सीधा सीधा मैं अब करवाने वाला हूं अभी राइट नाउ, ठीक है। तो लेट मी चेक दैट, एक मिनट। तो एल्केन में देखिए क्या कुछ होता है। एल्केन मतलब ऑक्सीडेशन के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि ऑक्सीडेशन कौन कौन करता है, कैसे कैसे करता है, ठीक है। KMnO4 और K2Cr2O7 को यूज करेंगे ऑक्सीडेशन के अंदर, दोनों के दोनों यूज होने वाले हैं, और दोनों के अंदर क्या कुछ कैसे कुछ होगा वो सिर्फ उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है, KMnO4 के साथ यूज करेंगे किसको, अब ये आप बताइए KMnO4 के साथ एल्केन, क्योंकि हम रिएक्शन तो एल्केन की कर रहे हैं, है ना। ऑक्सीडेशन तो एल्केन का ही रिएक्शन, सीधा सीधा एल्केन का ही सारा सिस्टम करने वाले हैं ना। यस सर। ठीक है, तो देखो भाई KMnO4 क्या क्या करता है, अब उसके साथ मैं आपको बताता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन विद KMnO4, बाकी की रिएक्शनें तो बाद में देखेंगे, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट की, KMnO4 अगर डबल बॉन्ड होगा, पर ये तो डबल बॉन्ड में आएंगी यार आई थिंक, है ना। कार्बन बॉन्ड को तोड़ के ही KMnO4 रिएक्ट करेगा, ठीक है। KMnO4 ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को जब हम तोड़ते हैं इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये दोनों यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों को क्या बनाएगा, ये दोनों को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, दोनों कार्बन को CH2OH। अब यहाँ पर एक H लग जाएगा, CH3OH आ जाएगा, फिर दूसरा भी CH3OH आ जाएगा। बट ये रिएक्शन हमारी एल्केन की नहीं है। आई वाज थिंकिंग कि एल्केन की रिएक्शन है तो डबल बॉन्ड को तोड़ता है ना, एल्कीन में आ जाएगी है, फिर कोई बात नहीं है, हम एल्कीन के अंदर करेंगे इन रिएक्शंस को। क्लियर है? फिर आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस बेटा? यस सर। है ना, मुझे लगा था कि मैं कहीं एल्केन की रिएक्शन थी। KMnO4 K2Cr2O7 ये दोनों की दोनों एल्कीन के साथ में बहुत सारी रिएक्शनें करते हैं। एल्कीन को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और ये मतलब करते सब में है, लेकिन किस किस को किस किस वे में करते हैं, कितनी कार्बन की चेन कैसे जुड़ेगी, ये सब हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेथड यानी अब आओगी एल्कीन। एल्केन का क्या नाम था भाई? पैराफिन वैक्स बोलते हैं एल्केन्स को, बताया था मैंने, याद है? यस सर। पैराफिन्स का मतलब लिटिल एफिनिटी, थोड़ा सा जुड़ने की प्रोबेबिलिटी, है ना, पैराफिन्स। और एल्कीन्स होती हैं, एल्कीन्स क्या होती हैं बता सकता है इनका कॉमन नेम क्या होता है? ओलिफिन बोलते हैं इसको, ओलिफिन्स। ओलिफिन का मतलब क्या होता है? ऑयल फॉर्मिंग। यस क्लियर है?
ऑयल फॉर्मिंग, दीज आर ऑयल फॉर्मिंग। ओलिफिन की स्पेलिंग में ई आएगा यहां पर शायद, ठीक है, जस्ट चेक द स्पेलिंग, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस, बट मेरे हिसाब से ई ही आना चाहिए। ठीक है बेटा, ओ के बाद ये आएगा सर। ओ के बाद ही आएगा, यस सर। श्योर हो? यस सर। बस फिर तभी मुझे गलत लग रही थी। ठीक है, यस सर। ऑयल फिन ऐसा है, ऑयल फिन इज दिस, ये मुझे अब भी गलत लग रही है। कोई चेक करना भी ऑयल फिन है कि ओलिफिन है। OLEFINS होता है बेटा, OLE, यू आर टेलिंग रॉन्ग यार, OLE। यस सर OL। यस सर OLEFIN। मैंने सही लिखी थी फिर, है ना, चलो कोई बात नहीं। OLEFIN, ओलिफिन्स, तभी मैं नाम भी ओलिफिन ही पढ़ रहा हूं ना। ओलिफिन्स होता है ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है। ऑयल फॉर्मिंग का मतलब जो ऑयल बनाते हैं। एल्केन्स है, पैराफिन बहुत कम एफिनिटी होती है, CH4 है, सारी वैलेंसी भी नहीं है, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, हाई टेम्परेचर पर टूटती है, सीधी सीधी नहीं टूटती। अब यानी इनको किसी की जरूरत नहीं है ना। लिटिल एफिनिटी, इसका मतलब था लिटिल एफिनिटी। ओलिफिन का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग, याद रहेगा ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग मतलब इनके जो मेंबर्स होते हैं ना, ओलिफिन्स के शुरू वाले मेंबर्स को छोड़ दो, वो शायद गैसेस फॉर्म में होते हैं, उसके बाद वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ऑयल बनाते हैं, वो ऑयल की फॉर्म में होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनको ओलिफिन्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो देखो भी इनको प्रिपेयर कैसे करें। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को जैसा कि हमने पहले किया था, ट्रिपल बॉन्ड को हमने क्या किया था, पैलाडियम निकल प्लैटिनम इन सब से क्या किया था, तोड़ दिया था। तो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं, पैलाडियम निकल प्लैटिनम इन सबको तोड़ के, और सीधा सीधा क्या बन गया हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इससे तो नहीं बनी एल्कीन, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन करें तो अल्काइंस आर रिड्यूस इन द प्रेजेंस, तो पैलाडियम चारकोल, अगर पैलाडियम के साथ चारकोल मिला देते हो, पार्शियली डीएक्टिवेट हो जाता है, ये कंप्लीट नहीं करने देगा। विद पॉइजन लाइक क्विनोलिन, क्विनोलिन की प्रेजेंस में, समझ में आया भाई? दिस इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पैलाडियम के साथ कार्बन लगा देंगे और साथ में क्विनोलिन लगा देंगे, और इससे ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। यस, क्लियर है बेटा? यानी ट्रिपल से डबल बन गया, वहां ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड बन रहा था। हाँ भाई, ये बात समझ में आई सबको? क्विनोनिल क्या होता है? क्या? क्विनोनिल? क्विनोलिन जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी कभी डिस्कस करेंगे जब किसी मैकेनिज्म के अंदर आएगा, फिलहाल सिर्फ इसको नाम याद रख लो कि क्विनोलिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखिए जरा हम क्या करते हैं, पैलाडियम को कार्बन के साथ रिएक्शन, कार्बन के साथ डाल देते हैं। कार्बन क्या करता है, कार्बन ब्लैक के साथ डालते हैं। कार्बन ब्लैक क्या करता है, पार्शियली ये रिडक्शन का काम करता है, कार्बन भी, ठीक है, रिड्यूस करता है किसी चीज को। तो हम यहाँ रिडक्शन नहीं करवा रहे हैं, लेकिन क्विनोलिन डाल देते हैं, वो थोड़ा पॉइजनस होता है। पॉइजन क्या करेगा, उसके रिडक्शन को थोड़ा कम कर देगा, यानी वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करे, उसकी बजाय हमने उसको डबल बॉन्ड में रखना था, तो इसलिए हमने डबल बॉन्ड में रख लिया इसे, और ये कंफर्म हो गया। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा है, क्यों, ये सिस एल्कीन बनाता है। सिस और ट्रांस का पता होगा, दोनों कार्बन एक साइड में है, ये तो स्टेरिकली हिंड्रेंस करेंगे, है ना, क्योंकि बड़ा ग्रुप होता है कार्बन, हाइड्रोजन से तो बड़ा ही है, तो स्टेरिकली हिंड्रेंस करेगा। फिर भी यानी एक दूसरे को हिंड्रेंस करें, तो इसकी वजह अच्छा नहीं था कि ये ऐसा बन जाता, कार्बन यहाँ पर एक R है, इस तरफ H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर R है, ऐसा बन सकता था, यस और नोट? यस सर। लेकिन ऐसा नहीं बना, यानी कि मुश्किल वाला प्रोडक्ट बना, आसान वाला नहीं बन रहा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्विनोलिन, पैलाडियम और कार्बन जो है वो हमारा वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो जनरली नहीं बनता है, क्योंकि वो आसान वाला बनना चाहेगा। सिस में तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, एक दूसरे को ज्यादा दूर भगाने की कोशिश करेंगे, तो इसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो ये ट्रांस वाला नहीं बनाता है, सिस वाला बनाता है, याद रहेगा सबको?
इसलिए इंपॉर्टेंट है। Yes, अब यही sir. चीज देखो, कार्बन की जगह CaCO3 यूज करो, CaCO3, ठीक है। और अगर CaCO3 यूज करते हो कार्बन की जगह पर, ठीक है, इसको बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। और ये भी सिस एल्कीन बनाता है, तो यानी आप इसे भी लिंडलर कैटलिस्ट के हिसाब से नाम याद रख सकते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने लिंडलर कैटलिस्ट बोल दिया क्योंकि इसको यूज करना थोड़ा और कन्वीनियंस है, तो इसलिए नेमिंग आ गया, ठीक है। और अगर आप यहीं पर तीसरा देखो, इन्होंने क्या यूज किया, पैलाडियम के साथ BaSO4 यूज करते हो, BaSO4, तो इसका नाम फिर से बदल गया। अब इसका नाम क्या हो गया, रोजनमूंड कैटलिस्ट। और इस रिएक्शन को भी रोजनमूंड रिएक्शन बोलते हैं, और सब के सब सिस ही बना रहे हैं, तीनों के तीनों सिस बना रहे हैं। व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिस प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड रेयरली, मुश्किल से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट हैं ये। यस, क्लियर है सबको? यस सर। Yes. तो BaSO4 भी थोड़ा सा पॉइजन कर देगा पैलाडियम को, और CaCO3 भी पैलाडियम को थोड़ा सा पॉइजनस कर देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को देना मुश्किल हो जाएगा। हम दे सबको हाइड्रोजन ही रहे हैं, लेकिन सिस वाला एल्कीन बन रहा है हमारे पास तीनों प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो तीनों प्रोडक्ट्स में से दो के नाम है लिंडलर कैटलिस्ट और रोजनमूंड रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड से हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, ठीक है बेटा। समझ गए ये वाली रिएक्शन सभी? Yes, sir. आगे बढ़े, मेरे साथ साथ ना लिख लिया करो, बड़ा फायदे में रहोगे। बिर्च रिडक्शन, अब ये कोई इंपॉर्टेंट रिडक्शन नहीं, हालांकि नेमिंग रिएक्शन है तो मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों? ये नॉर्मल वाला प्रोडक्ट बनाती है। नॉर्मल वाला मतलब ट्रिपल बॉन्ड से हमें, देखो वैसे ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में रुक जाती है, इसके आगे ये सिंगल भी तो बना सकती थी, बाकी कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन हो, दो दो हाइड्रोजन और जोड़ देती, इस तरह से तीन तीन वैलेंसियां पूरी हो जाती इसकी, है ना। हाइड्रोजन और ये सब 6 की 6 वैलेंसी ऐसे पूरी कर सकती थी, बट इसने ऐसा नहीं किया। क्यों? ये सिर्फ डबल बॉन्ड पर रुक गई। हमें सिर्फ डबल बॉन्ड पर रोकने के लिए बिर्च रिडक्शन भी करवा सकते हैं। अब बिर्च रिडक्शन क्या करती है, वो हमें ट्रांस प्रोडक्ट देती है, और ट्रांस प्रोडक्ट तो नॉर्मल है, क्योंकि स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट ही बनेगा ना। यस, ये बात समझ में आई? सर आप एक और बार रिपीट करेंगे? ठीक है, देखो बेटा, बिर्च रिडक्शन क्या होती है, नेमिंग रिएक्शन है, ये हमें नॉर्मल प्रोडक्ट देती है, ट्रांस नहीं, ट्रांस दे रही है। देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और एक R अगर इस तरफ है तो दूसरा R इस तरफ होगा, यानी इन दोनों R की रिपल्शन एक दूसरे से दूर होने की वजह से कम हो जाएगी, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। इट इज कॉल्ड ट्रांस प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड ट्रांस प्रोडक्ट। इसको ट्रांस बोलते हैं, मतलब आर पार है। देखो ये वाले ग्रुप आर पार हैं, ये छोटे वाले ग्रुप एक दूसरे से आर पार हैं, बड़े वाले भी एक दूसरे के आर पार हैं, इसीलिए इसको ट्रांस प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया ट्रांस प्रोडक्ट? यस सर। तो ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है कौन? बिर्च रिडक्शन से। तो ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट है, सिस बनाना मुश्किल होता है, ट्रांस बनाना तो आसान ही है, लेकिन भाई डबल बॉन्ड के लेवल के ऊपर रोकना भी तो मुश्किल है ना। तो हमने यहाँ इसको डबल बॉन्ड के लेवल पर रोक दिया, वरना ये सिंगल बॉन्ड बन जाता। हमें तो एल्कीन चाहिए था, एल्केन नहीं चाहिए था, तो इसलिए बिर्च रिडक्शन। और ये कैसे होती है भाई, नेमिंग है, याद रख लेना, 12th में आएगी, ये भी याद रख लेना, डिटेल में आएगी, ये भी याद रख लेना। मैकेनिज्म आएगा, बड़ा खतरनाक से लेवल का मैकेनिज्म है, मतलब मजेदार मैकेनिज्म, खतरनाक नहीं है। सोडियम या लिथियम में से एक एलिमेंट लेते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, सोडियम या लिथियम विद लिक्विड अमोनिया। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया जनरली चलता है, लिथियम को रेयरली लिया जाता है, बट ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। इसका मैकेनिज्म आएगा, और ये बेंजीन के साथ करवाएंगे हम बिर्च रिडक्शन, यहाँ इसके साथ नहीं करवाने वाले। और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, फिर अमोनिया जुड़ता है कार्बन के साथ, फिर वो हाइड्रोजन छोड़ता है, फिर वो फिर से हटता है, फिर से जुड़ेगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, दूसरे सोडियम से लेगा, और इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। वो सब मैकेनिज्म 12th क्लास में है। तो सोचिए, अब आप दिमाग लगा के, यहाँ पर आपको ट्रेलर दिया जा रहा है कि ये चीज होती है। अब मैं 11th में ये बताऊं आपको, और फिर इसका 12th में ये बता के आगे मैकेनिज्म करवाऊं, आपको पता ही नहीं होगा बिर्च रिडक्शन क्या है। पहले तो वही याद रखोगे, वही मुश्किल हो गया। फिर मैं कहूँ कि सोडियम, अब मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा तो आपके लिए तो एक रिएक्शन ही याद नहीं है, मैकेनिज्म कैसे याद कर पाओगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रेलर है ये याद नहीं होगा, तो 12th में आके मुश्किल होता है। लेकिन हम जनरली बच्चों को याद नहीं, तो हम पता क्या बोलते हैं, बेटा आप थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, लेकिन अभी से याद कर सकते हो। बिर्च रिडक्शन यही है, 11th में सिर्फ इतना था, पर बच्चों को यकीन ही नहीं होता हमारे ऊपर।
बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या था 11th में, हमें 11th का नहीं आता तो 12th का समझ नहीं आएगा। आएगा बट मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब उस टाइम से बचना चाहते हो, अभी कर लो, 12th में बहुत मजे आएंगे, ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाएगी। तो अभी मेरे साथ साथ याद करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा। टर्मिनल एल्काइंस डोंट गिव द ब्रिज रिडक्शन, जो एंड पर होती है। टर्मिनल एल्काइन का मतलब कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड लास्ट वाले कार्बन पर है, इन दोनों कार्बन के बीच, इसके बाद कुछ नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, देखो दोनों तरफ कार्बन की चेन है, ठीक है। तो याद रखना, यानी ये कहीं सेंटर में आ रहे हैं दोनों, सेंटर में ना सही लेकिन दोनों तरफ कार्बन की चेन है इसके। बट इसमें क्या है, इसमें तो ये एंड पे आ रहा है भाई, ये दोनों तरफ कार्बन की चेन नहीं है, तो इनके साथ में नहीं होती ब्रिज रिडक्शन। क्यों? क्योंकि सोडियम जब डालोगे ये एसिडिक इन नेचर होती है, इसका रीजन होता है एसिडिक इन नेचर। एसिडिक होती है एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होती है, मतलब वो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देती है। H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगी तो क्या होगा भाई, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगी। H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, दो हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या होने वाला है, देखो जरा। एक H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया, इसको सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक और H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया, इसको भी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, ये बन गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विल लिबरेट, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिबरेट होगी, बाहर निकल गई, और ये नेगेटिव आयन था, ये पॉजिटिव आयन था, दोनों जुड़ जाएंगे। यस, क्लियर है सबको? यस सर। है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, यानी कि ये एसिड बेस रिएक्शन है, एसिडिक होता है भाई। टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है, दैट इज व्हाई ये हमें नहीं देगा ब्रिज रिडक्शन। तो इसलिए सिंपल बोले तो टर्मिनल एल्काइन डोंट गिव ब्रिज रिडक्शन, ये ब्रिज रिडक्शन नहीं देते। अब इसका रट्टा मारना पड़ेगा कि ये दे रहा और ये नहीं दे रहा, ठीक है। फ्रॉम एल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन, एल्कोहल से भी बना सकते हैं इसको डिहाइड्रेशन के थ्रू, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब, डी का मतलब कोई चीज निकालना, हाइड्रेशन का मतलब पानी, वाटर। देखो हाइड्रा, एक्वस, हाइड्रेशन, ऐसी कोई भी चीज पढ़ते हो इसका मतलब पानी होता है। हाइड्रा बोले तो पानी, हाइड्रेशन बोले तो पानी, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दो, एल्कीन बन जाएगा। कैसे? बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको देख के मजा आ जाएगा इसमें। देखिए वैसे इन्होंने यहाँ ऐसे दिखा रखा है, ये OH चला गया और इस CH3 का H चला गया, यहाँ 2H रह गया, तो इन दोनों का, इसका एक H गया, इसका OH गया, दोनों की वैलेंसी खाली होगी, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ऐसा बन गया, ठीक है। क्लियर है सर। Yes. यस सर। है ना। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के बताता हूँ, ठीक है। 3 डिग्री वाले से ऐसा करना आसान है, ठीक है, इसलिए इन्होंने 3 डिग्री दिखा दिया। अब हम भी इसको 3 डिग्री दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको थोड़ा बेटर तरीके से लेंगे। C, यहाँ पर H2 इसके बैकग्राउंड में लगा रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरफ हमने H2 लगा दिया, यहाँ पर लगा रहा हूँ H, यहाँ पर लगा रहा हूँ OH, ठीक है। और बाकी इस तरफ भी CH3 है और इस तरफ भी CH3 है। क्लियर है बेटा? अब आपको साफ साफ नजर आएगा। क्या साफ नजर आ रहा है, ये देखिए जरा, यहां से ये वाटर उड़ाइए और ये वाला प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है भाई। यस क्लियर सर। है? डिहाइड्रेशन, पानी चला गया, पानी जाएगा तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। थोड़ा मैकेनिज्म टाइप में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों डालते हैं? ये जो H पॉजिटिव आयन है ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव आयन इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ जुड़ेगा, जिससे ये ऑक्सीजन बन गया पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन यहाँ से अपना लोन पेयर वापस ले लेगा, जिससे ये कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। ये कार्बन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड ले लेगा, जिससे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी तो जस्ट ट्रेलर बताया है, तो इसको सीरियस मत लेना कि सर ने जल्दी में बता दिया, मैंने बताया ही नहीं, बट एक वैसे बात बता रहा हूँ, ठीक है। 1 डिग्री में, यश पूछ रहा है, ये 1 डिग्री में भी होगा, लेकिन 1 डिग्री में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा हीट वीट टेम्परेचर वगैरह ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल में भी हो सकता है, दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब 3 डिग्री में बहुत जल्दी होता है। देखो 1 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पर मान लो CH3 है, ठीक है, यहाँ पर CH2 है, तो मैं एक H नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पर है OH, ठीक है, नहीं यहाँ नहीं दिखा सकता, OH नहीं, गलत हो गया है, रुकिए, यहाँ पर फिर से CH2 है और नीचे लगा हुआ है OH, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, दोनों अब सामने लगाने की वजह नीचे लगा दिया, यहाँ से वाटर गायब होगा, डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा,
ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। है ना? तो सब में बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस टेम्परेचर का और थोड़ा सा कंडीशंस का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपल जिसमें टर्शरी वाला कार्बन होता है उसमें ज्यादा आसान होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो कार्बो, इसमें क्या बनता है, जब यहाँ से पानी वाटर चला जाता है H पॉजिटिव आयन अटैक करके, तो ये बनता है पॉजिटिव चार्ज। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमने पढ़ा था, याद है ना? यस 3 सर। डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए 3 डिग्री वाला क्या करेगा, ये जल्दी ज्यादा स्टेबल है तो ये आसानी से बन जाएगा। लेकिन वो 1 डिग्री वाला जब आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे वो थोड़ा लेस स्टेबल होगा, तो इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ जाएगा, बस इतनी सी बात है ना? फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब गायब करना, हाइड्रो मतलब, अब हाइड्रा वाटर होता है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रा का मतलब वाटर है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन है, याद रखना, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, तो डी का मतलब हटाना, हटा रहे हैं हम किसको, हैलोजन, और किसे, हैलोजन को और हाइड्रोजन को। तो देखो भाई, अगर यहाँ यस सर। X है, ये X है, हैलोजन है, ये H है, इसको नीचे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। X और H, HX हट जाएगा, मान लो ये क्लोरीन है, HCl बाहर निकल जाएगा, प्लस में HCl आ जाएगा, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। वही जैसे वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा था और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा था, यहाँ HCl बाहर निकल रहा है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। हाँ बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इन्होंने ऊपर नीचे दिखा रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे से। ठीक है, तो ये आएगा H, ये आएगा हैलोजन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, वाई, अब उसकी बात सुन लो कि इंपॉर्टेंट क्यों मार्क कर रहा हूं। ठीक है, जब भी इंपॉर्टेंट लगाओ इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल झाल है उसमें, याद रख लेना। ठीक है, और वो झोल झाल का मतलब, अगर अल्कोहल के साथ KOH यूज करोगे, अल्कोहल के साथ, अल्कोहल क्या होता है भाई, वैसे जनरली जब भी अल्कोहल का नाम लिया जाता है C2H5OH, हम एथेनॉल की बात करते हैं। एथेनॉल क्या होता है, पीने वाली शराब, जो पी जा सकती है वो भी पॉइजनस, मैंने आपसे डिस्कस किया था एक बार, लेकिन वो पी जा सकती है, फिर भी वो टॉलरेबल है, थोड़ा बहुत, इंसान को एकदम नहीं मारेगी, धीरे धीरे मारती है कई साल में, है ना? और जब इंसान को धीरे धीरे कोई चीज मार रही हो, लेकिन आज के टाइम उसे फायदा दे रही है, तो इंसान मूर्ख होते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो आजाद जीना है, कल का किसको देखा है ना? तो लाइक दैट, तो ये वो अल्कोहल है जो जनरली यूज होता है, ये हाइड्रोजन सप्लाई करने का काम करता है, पहली बात ये याद रख लेना। ठीक है, KOH में OH पॉजिटिव आयन होता है, OH नेगेटिव आयन होता है, समझ गए होंगे, और ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है। तो भाई हो, इससे अगर रिएक्शन करवाते हो तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब अगर इससे रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब अल्कोहलिक KOH नहीं है, अगर वाटर हो, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देख लेना। ठीक है, तभी मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है। यहाँ पर आपके पास में CH आएगा, CH2 पूरा का पूरा लगा रहा हूँ। ठीक है, प्लस आगे क्या, चलो इसको पूरा नहीं लगाते, आपका फिर यूं कहेगा, आपका दिल कहेगा कि ये तो सर अलग बना रहे हैं। H को ऐसा कैसा दिखाया, CH2, यहाँ पर X है। ठीक है, अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, KOH ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाटर डाल रहा हूँ। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अल्कोहल की जगह अगर मैं पानी डालता हूँ, अगर अल्कोहल की जगह पानी, अल्कोहल में पानी नहीं डाल रहा, दारू में पानी नहीं मिला रहा, कहीं आपको लग रहा हो दारू में पानी मिला रहे हैं सर, ये अलग रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या होगा, तो इसके अंदर प्रोडक्ट ही बदल जाएगा। कैसे, छोटी छोटी चीजों से ही चीजें बदलती हैं। यहाँ पर आपके पास में ये CH, ये H ऐसा का ऐसा रहेगा, ये मत सोचना कि अब ये उड़ जाएगा, ना भाई, ये तो नहीं उड़ने वाला, इसकी कहानी तो ऐसे ही रहेगी। तो बनेगा क्या, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH लग जाएगा, ये OH लगेगा भाई यहाँ पे। समझ में आया सबको कितना बड़ा डिफरेंस है, अल्कोहल बना दिया हमने, समझ में आया? अरे एल्केन तो बना नहीं सर ये। नहीं बनेगा, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ बनेगा, इसीलिए कह रहा हूँ छोटा सा डिफरेंस, इसलिए इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क किया कि अल्कोहलिक KOH जो वो इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक KOH डालने पर तो एल्कीन बनता है, और सेम रिएक्टेंट लिया, अगर KOH पानी के साथ डाल दिया, अल्कोहल के साथ नहीं पानी के साथ डाल दिया, तो क्या बनेगा
हाँ, तो अल्कोहल। अल्कोहल बनेगा। ये डिफरेंस है, इसलिए बोला कि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? विसिनल पोजीशन का मतलब है डबल, जो दोनों पड़ोसी पोजीशंस होती हैं, ये कार्बन दोनों पड़ोसी पोजीशंस को बोलते हैं विसिनल पोजीशन। याद रहेगा, पड़ोसी, नेबर, Yes, sir. दैट इज, ठीक है भाई। एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं उसको, एडजेसेंट टू एडजेसेंट कार्बन एटम नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। अगर दो हेलोजन हो, टू हेलोजन विद एडजेसेंट कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड में डी हेलोजिनेशन, डी का मतलब हटाना है, हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन को हटाना। तो भाई दोनों हेलोजन को हटा दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बन गया हमारा प्रोडक्ट। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. इन दोनों को हटा दिया यहां पर, और किसकी प्रेजेंस में? अब सिर्फ ऐसे थोड़ा हटा दिया, जिंक डस्ट डालते हैं, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास यहाँ भी एल्कीन बनता है, ये भी एल्कीन ही बन गया। समझ गए ना? सारी रिएक्शनें लिख लिख के मेरे साथ साथ लिख रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बाद में फिर से घर पे बैठ के याद करना, हर रोज आपका लेक्चर होने वाला है, अब ये याद रख लेना। संडे को भी हम लोग क्लास लगाने वाले हैं, तो अब आपको ये यहीं पर बैठकर याद करो। कल फिर से लेक्चर होगा, तो कल वाला आज वाला याद नहीं होगा तो कल वाला समझ नहीं आएगा, है ना? तो याद करना, और कल लेक्चर से पहले फिर से रिवाइज करना। एक बार लिख के 10 मिनट में लिखी जाएंगी, जिसको मैं 1 घंटा लगा के पढ़ा रहा हूँ, वो 10 मिनट में रिएक्शन हो जाती है। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो आगे देखो, अगर कोई रिंग में हो तो, ये इसका एग्जाम्पल, अगर रिंग में हो तब भी रिएक्शन तो वही होने वाली है भाई। यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये लगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये बन गया ZnBr2। जिंक की प्रेजेंस में ही होगी, याद रख लेना, जिंक डस्ट की, और वो 2 ब्रोमीन को ले जाएगा, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, और इस तरह से वो जुड़ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes. अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, ठीक है। बस फिजिकल प्रॉपर्टी तक करेंगे, यानी कि आपने प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन कर ली, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो एल्कीन की सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, ठीक है, मतलब प्रेपरेशन हो चुकी है, प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? द फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसेस। मैंने बोला था शुरू के मेंबर गैसेस होते हैं, बाकी के लिक्विड होते हैं। हायर वन, नेक्स्ट 14 आर लिक्विड, बाकी के 14 लिक्विड होते हैं, और इन्हीं की लिक्विड होने की वजह से नेक्स्ट 14 आर लिक्विड। तो देखो, इनके लिक्विड होने की वजह से ही हम इनको क्या बोलते हैं? ओलिविन्स, ऑयल फॉर्मिंग। और उससे हायर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। अब हम कहें सर सॉलिड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बहुत ज्यादा हायर लेवल वाले जो मेंबर होते हैं वो हम यूज नहीं करते हैं, कहने की बात है, वो हम यूज नहीं करते हैं। यूज तो पहले 3 को छोड़ के 14 जो है वो यूज होते हैं, पहले 3 भी यूज होते हैं, लेकिन 3 तो कम है, 14 ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा वाले को नाम देंगे, इसलिए लिक्विड्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो हम इनको लिक्विड कहते हैं 14 की वजह से। पहले 3 मेंबर का बहुत ही कम यूज है, मतलब यूज है, लेकिन पहले 3 मेंबर का अमाउंट कम है, ठीक है। तो पहले 3 मेंबर गैस है, ठीक है, नेक्स्ट 14 लिक्विड है। उससे हायर वाले हम यूज ही नहीं करते, तो भले ही ज्यादातर सॉलिड होते हैं, बट वो हमारे यूज के नहीं है। इथीन इज ए कलरलेस गैस, होती है फेंट स्वीट स्मेल, ए फेंट स्वीट स्मेल, अच्छी स्मेल होती है इनकी, है ना, थोड़ी फेंट टाइप की। एल्कीन्स आर कलरलेस। तो देखो, इथीन के बारे में बता रखा है इन्होंने। इथीन जो पहला एल्कीन है, 2 कार्बन की चेन। ऑल अदर एल्कीन, बाकी के सभी एल्कीन्स क्या होते हैं? कलरलेस और ऑर्डरलेस, इनमें कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन इथीन में होती है। इथीन का मैंने यूज बताया था, इथीन का कॉमन नेम भी बताया था। अब आप लोग बताओ इसका यूज और कॉमन नेम मैंने क्या बताया था? ये तो राइपनिंग में, एक तो राइपनिंग में स्टार्ट होता है, फ्रूट राइपनिंग में। राइपनिंग में ये नेचुरल राइपनिंग गैस होती है, नेचुरल राइपनिंग, याद रखना, फ्रूट्स में नेचुरल राइपनिंग यही होती है ना। अब इसका तो ये जो स्वीट स्मेल आती है ना, फेंट स्वीट स्मेल, जब फ्रूट पक रहा होता है तो हमें उसकी अलग ही एक स्मेल आती है, खट्टी मीठी सी आती है ना। यस सर। ये वही है, समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो Yes, sir. इसलिए अब
इसका मैंने कॉमन नेम बताया था। कॉमन नेम क्या था? इथाइलिन। इथाइलिन सर, इथाइलिन। इथाइलिन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस गैस, ठीक है। और ये स्वीट स्मेल होती है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं फ्रूट्स में से जो स्मेल आती है वो इसी की आती है, अच्छे वाली है, हमारे लिए ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक है, हमारे लिए खाने में भी अच्छी है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो जाती है स्वीट्स, अगर इसमें होती है तो क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट्स में होती है तो। सोल्युबिलिटी, भाई ये भी कार्बन की चेन है, ये भी सोल्यूबल नहीं होगी। इनसोल्युबल इन वाटर, फेयरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये तो हम वही एल्केन वाली बात है, कार्बन की चेन जब भी होगी इनसोल्यूबल होगी भी पानी में, ठीक है, इनसोल्यूबल इन पानी। नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेंजीन, पेट्रोलियम इनके अंदर हो जाएगी, और इसके अलावा घी में भी हो जाएगी, घी में, ऑयल में, सब में हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन शो रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन साइज, साइज बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। दैट्स इट। यस बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में इतना ही करने वाले हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो डाउट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब आप लोग डाउट बताइए।